तो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रुप E1 डिप्लोमा इन फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वातावरण व जीवों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है इकोलॉजी। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। देखिए ये मत कहिएगा कि सर को क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता है इसलिए वो टिक करके लाए हुए हैं। तो देखिए हमने टिक इसलिए किया है क्योंकि जब आपको पीडीएफ देना होता है तो फिर ज़्यादा झंझट नहीं करना होता है, आपके आंसर्स उसी समय आपको मिल जाते हैं, नहीं तो आप फिर नीचे खोजने के लिए जाते हैं आंसर की। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। प्रश्न संख्या 2 है, समुदायों के बीच का संयोजी क्षेत्र कहलाता है। दो समुदायों के बीच का संयोजी क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इकोटीन। या क्वेश्चन घुमा करके भी पूछ सकता है कि इकोटीन है, तो आपको बताना है कि दो समुदायों के बीच का संयोजी क्षेत्र। तो चाहे आपका कान इधर से पकड़े चाहे इधर से पकड़े, बात आपका एक ही है। इकोटीन क्या है? दो समुदायों के बीच का संयोजी क्षेत्र। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मृदा अपरदन या मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, तो किससे रोका जा सकता है? मृदा संरक्षण के कृत्रिम उपायों द्वारा रोका जा सकता है। जैसे टेरेस फार्मिंग हम कर सकते हैं, वन लगा सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, तो इससे मिट्टी जो है कट करके कहीं दूसरी जगह जाएगी नहीं। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 4 आप सभी के स्क्रीन पर है। भारतवर्ष में सर्वाधिक क्षेत्र में व्याप्त है, काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ या मारुस्थलीय मृदा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारतवर्ष में सर्वाधिक क्षेत्र में व्याप्त है जलोढ़। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की वह सतह, वह परत जिसमें जीव रहते हैं क्या कहलाती है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जैव मंडल कहलाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। छठवां प्रश्न है, जनक शैल से मृदा के विकास को कहते हैं। जनक शैल से मृदा के विकास को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मृदा जनन कहते हैं। आप लोग भी आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे और जब क्लास समाप्त हो जाएगी तो आपको कमेंट करना है कि आपने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर किए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, जल धारण शक्ति किसमें सबसे अधिक होती है? जल धारण शक्ति किसमें सबसे अधिक होती है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चिकनी मिट्टी में जल धारण शक्ति सबसे अधिक होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न संख्या 8 है, मृदा संरक्षण के लिए टेरेसिंग एक कारगर विधि है। मृदा संरक्षण के लिए टेरेसिंग एक कारगर विधि है, तो कहाँ है? पहाड़ों पर कारगर विधि है। इसमें देखिए खांचा खांचा बना करके खेती करते हैं पहाड़ों पर, जीने की आकृति की तरह। ठीक है, और उसमें गाटा ही कह लीजिए, देहात में लोग गाटा कहते हैं। तो इस तरीके से कुछ होता है, एकदम मैं हूबहू नहीं बना पाया हूँ लेकिन कुछ इसी तरीके से होता है। और इसमें जो है धान वगैरह या जो भी फसल होती है बोई जाती है, तो इससे मृदा का संरक्षण होता है। और ये कारगर विधि कहाँ है? ये पहाड़ों के लिए कारगर विधि है। आते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 है, पौधे और जानवर जब एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पौधे और जानवर जब एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बायोसिनोसिस शब्द प्रस्तावित किया था। बायोसिनोसिस शब्द किसने प्रस्तावित किया था? कार्ल मॉबियस ने बायोसिनोसिस शब्द का प्रस्ताव दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कार्ल मॉबियस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 11 है, इफेडिक कारक का संबंध है मिट्टी से, पशु से, मनुष्य से या ताप से? तो देखिए इफेडिक कारक का जो संबंध है, इडेफिक कारक का जो संबंध है, आप सभी का ऑप्शन नंबर ए मिट्टी से संबंधित है। देखिए कहीं अगर पर कोई शब्द गलत थोड़ा सा पढ़ दे तो आप लोग उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले से ही हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, गले में समस्या थी, इस वजह से कहीं हो सकता है। बट आप ये विश्वास रखिए कि हम आपको गलत आंसर नहीं बताएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 12 है, पारितंत्र के दो घटक होते हैं। किसी भी पारितंत्र के दो घटक होते हैं, पहला जैवीय घटक होता है तथा दूसरा अजैवीय घटक होता है। बायोटिक एंड एबायोटिक आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पारितंत्र के दो घटक होते हैं, जैवीय तथा अजैवीय घटक। आते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन पर पारितंत्र का महत्व होता है ऊर्जा के प्रवाह में, खनिज के चक्रण में, ए व बी में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पारितंत्र का जो महत्व है ये ऊर्जा के प्रवाह में भी होता है, खनिजों के चक्रण में भी होता है। तो इसलिए आप सभी का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ए व बी दोनों में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न देखिएगा, पारितंत्र का चालक बल होता है। पारितंत्र का चालक बल क्या होता है? पारितंत्र को चलाने वाला जो फोर्स है, जो बल है, क्या होता है? ऑप्शन ए है उत्पादक, पौधों में कार्बोहाइड्रेट, जैव भार या सौर ऊर्जा। तो पारितंत्र का चालक बल जो होता है आप सभी का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सौर ऊर्जा होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या फिर ये सभी। तो पारिस्थितिक इकोसिस्टम के जैविक घटकों में क्या क्या होते हैं? उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है और अपघटक डिकम्पोजर भी होता है। तो इसलिए क्या होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल राइट आंसर है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ये सभी होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 17 है, सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र कौन सा है? सर्वाधिक अस्थायी, ठीक है, कौन सा है पारितंत्र? तो महासागर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, महासागर सर्वाधिक अस्थायी पारितंत्र है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 17, इकोसिस्टम शब्द किसने प्रतिपादित किया था? इकोसिस्टम शब्द प्रतिपादित किसने किया था? तो एजी टांसले, ऑप्शन नंबर सी में आपको टांसले दिया है। तो कभी कभी वैज्ञानिक का पूरा नाम दे देता है, कभी कभी आधा नाम दे देता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी में टांसले दिया गया है, तो इसलिए यही आपका सही आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है? उत्पादक में होती है, प्राथमिक उपभोक्ता में होती है, द्वितीयक उपभोक्ता में या अपघटक में? तो निम्नलिखित में से जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी वो उत्पादक में होगी। इसमें इतनी ऊर्जा होती है कि ये सबको संभाल देता है, उपभोक्ता को भी, अपघटक को भी और द्वितीयक प्राथमिक चाहे जो हो XYZ, उत्पादक सबको संभाल देता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 19 है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है बहुदिशीय, द्विदिशीय, एक दिशीय या अनियमित? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा है। ऑप्शन ए है किसी क्षेत्र में रहने वाले जंतु तथा पादप, या फिर ऑप्शन बी किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न पादप, जंतु, सूक्ष्मजीव तथा उनके साथ भौतिक रासायनिक वातावरण। यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा यही है कि किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न पादप, जंतु, सूक्ष्मजीव तथा उनके साथ भौतिक रासायनिक वातावरण। आपका यही राइट आंसर है, इसी को आपको क्लिक करना है जब एग्जाम में आएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न देखिएगा। अब ये ठीक है, ये दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम इसको लेकर के आए हैं। प्रश्न संख्या 21 है, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र कृत्रिम है? अब देखिए कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित पारितंत्र कौन सा है, ठीक है, या कृत्रिम कह लीजिए। कृत्रिम पारितंत्र जो है तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है धान का खेत, या वन है, या घास स्थल, या झील है। तो ऑप्शन नंबर ए धान का खेत एक कृत्रिम पारितंत्र है, इसे मनुष्य ने बनाया है। ठीक है, और बाकी जीवाणु, सूक्ष्मजीव, जैविक अजैविक घटक आ जाते हैं। धान की रोपाई मनुष्य करता है, आप सभी लोग जानते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और बाकी जो ऑप्शन बी दिया है वन, घास स्थल, झील, ये सब प्राकृतिक पारितंत्र हैं। आते हैं प्रश्न संख्या 22 पर। 22 है, एक जीवधारी बिना किसी जीवधारी को नुकसान पहुंचाए जब लाभान्वित होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सहभोजिता कहते हैं। ठीक है, बिना कोई नुकसान पहुंचाए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नेपेंथीज है, नेपेंथीस है प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता, उपभोक्ता एवं उत्पादक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो नेपेंथीस जो है ये उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों है। देखिए भाई आप सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं गलत भी बता सकता हूं कि ये देखने के लिए कि आप कितना ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान से पढ़िए। चलिए, प्रश्न संख्या 24 है, वृक्ष पारितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। वृक्ष पारितंत्र में संख्या का पिरामिड जो होता है वो उल्टा होता है। आप सभी का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर,
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अब ये देखिए क्या होगा है, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या 24 है, वृक्ष पारतंत्र में संख्या का पिरामिड होता है उल्टा, तो ये तो क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 25, ऋणात्मक पारस्परिक संबंध है सहोपकारिता, परजीविता, सहभोजिता या आद्य सहयोग। तो ऋणात्मक पारस्परिक संबंध पूछा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। परजीविता ऋणात्मक पारस्परिक संबंध है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, किसी पारितंत्र में सर्वाधिक विविधता युक्त जीव क्या होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, मांसाहारी या अपघटक। तो ये जो अपघटक है यही इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसी पारितंत्र में सबसे अधिक विविधता युक्त जो जीव होते हैं ये अपघटक होते हैं, कई सारे प्रकार के ये पाए जाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। अप्रतिबंधित जनन क्षमता कहलाती है, अप्रतिबंधित जनन क्षमता क्या कहलाती है? जैव विभव कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक उपयुक्त प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है? तो सभी ऑप्शंस को आप पढ़ेंगे। ऑप्शन ए देखिए, एकदम उपयुक्त प्रकार से स्पष्ट करना है, करना है, ठीक है। चलिए देखिए भाई, डिस्टर्ब थोड़ा सा है, ठीक है, तो आप लोग इसको एडजस्ट कीजिए। फिर से हम पढ़ दे रहे हैं, निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक उपयुक्त प्रकार से स्पष्ट किया गया है? पोषी वह जीव है जो किसी अन्य जीव को भोजन उपलब्ध कराता है, तो ये तो ठीक नहीं है। एमेनसेलिज्म एक संबंध है जिसमें एक जाति लाभ प्राप्त करती है जबकि दूसरी अप्रभावित है, ये भी नहीं ठीक। परजीवी वह जीव है जो सदैव किसी अन्य जीव के शरीर के भीतर रहता है तथा उसे मार सकता है, ये भी नहीं सही है। ऑप्शन नंबर सी को पढ़िए। परभक्षी वह जीव है जो भोजन प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों को पकड़कर मार देता है, तो परभक्षी देखिएगा यही आपका सही आंसर है। शेर जैसे परभक्षी है, ठीक है, मांसाहारी है, वो पकड़ करके मार देता है, उसके बाद में अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। आते हैं प्रश्न संख्या 29 पर। प्रश्न संख्या 29 है, देखिएगा प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप तंतु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप तंतु नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिल्क एक पादप तंतु नहीं है, ये रेशम के कीड़े से मिलता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कपास है एक पर्ण तंतु, सतही तंतु, बास्ट तंतु या इनमें से कोई नहीं? तो कपास जो है ये एक सतही तंतु है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, शुष्क नारियल से प्राप्त हस्क तंतु कहलाते हैं? फ्लैक्स कहलाते हैं, हेम्प कहलाते हैं, कोयर कहलाते हैं या कोपड़ा कहलाते हैं? तो शुष्क नारियल से प्राप्त जो हस्क तंतु होते हैं वो कोयर कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32 है, जूट एक पौधे से प्राप्त होता है जिसका संबंध है, किस कुल से संबंध है? जूट एक पौधे से प्राप्त होता है, सभी जानते हैं, तो इसका किससे संबंध है? कुल टीलिएसी से संबंधित है, फैमिली टीलिएसी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको लिख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। अब प्रश्न संख्या 33 देखिए, मूंगफली, इसका बायोलॉजिकल नेम है एरेकिस हाइपोजिया, में तेल संग्रहित होता है, कहाँ संग्रहित होता है? बीज पत्रों में तेल संग्रहित होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूंगफली या एरेकिस हाइपोजिया में तेल बीज पत्रों में संग्रहित होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न संख्या 34, जूट किस राज्य में सबसे अधिक होता है? केरल में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या पश्चिमी बंगाल में? तो जूट किस राज्य में? पश्चिमी बंगाल में सर्वाधिक होता है। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हों, अगर समझ में आ रहे हों तो कर दीजिएगा वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि अभी और भी लेटेस्ट न्यूज़ और क्लासेज आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। देखिए प्रश्न संख्या 35 है, टर्पेंटाइन किस कुल के पौधों से प्राप्त होता है? टर्पेंटाइन ये किस कुल के पौधों से प्राप्त होता है? आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, पाइनेसी कुल के पौधों से प्राप्त होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 36 है, सन हेम्प के रेशे प्राप्त होते हैं पत्ती से, मीजोकार्प से, फ्लोएम से या टेस्टा से? तो सन हेम्प के रेशे जो है ये फ्लोएम से प्राप्त होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 37, बास्ट फाइबर निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? बास्ट फाइबर पूछा है, देखिए
देखिएगा ध्यान से, बास्ट फाइबर निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो ना जूट से, ना फ्लैक्स से, देखिए सॉरी, बास्ट फाइबर निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, जूट से भी, फ्लैक्स से भी और सन से भी। ठीक है, तो 37 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का क्वेश्चन है, अफीम प्राप्त होती है कॉफिया अरेबिका से, पाइपेबर सोमनीफेरम से, ओराइजा सेटाइबा से या थिया साइनेंसिस से? तो अफीम जो है एक प्रकार का मादक पदार्थ है, ये पाइपेबर सोमनीफेरम से प्राप्त होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 39 है आप सभी के स्क्रीन पर, रिसर्पिन नामक औषधि किस पौधे की जड़ों से प्राप्त होती है जो मानसिक अनियमितताओं, मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करती है तथा रक्तदाब को कम करती है? तो फेरुला एसाफोटिडा से या राउ वोल्फिया सर्पेंटाइना से या डिजिटेलिस पर प्यूरिया से या उपरोक्त सभी से? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, राउ वोल्फिया सर्पेंटाइना से प्राप्त होती है रिसर्पिन नाम की औषधि। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 40 है, लौंग का तेल प्राप्त होता है साइजीजियम एरोमेटिकम की पत्तियों से, साइजीजियम एरोमेटिकम की पुष्प कलिकाओं से? यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। या ऑप्शन सी है बेटीवेरिया की प्रकंद से या सेटेलम के काष्ठ से? तो लौंग का तेल जो प्राप्त होता है साइजीजियम एरोमेटिकम की पुष्प कलिकाओं से प्राप्त होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 41 है, कौन सा पादप बेलाडोना औषधि प्राप्त प्रदान करता है? कौन सा पादप, कौन सा पौधा बेलाडोना औषधि प्रदान करता है? तो एट्रोपा बेलाडोना नाम का पादप बेलाडोना औषधि प्रदान करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न संख्या 42, उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त की जाती है? तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन अभी हो चुका है पहले। तो राउ वोल्फिया जाति से और राउ वोल्फिया सर्पेंटाइना उसका पूरा नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43 है, तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है, सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखिए प्रश्न संख्या 44 है, कुनैन प्राप्त होता है पाइपेवर से, कैनाबिस से, सिंकोना से या एकोनेटिकम से? तो कुनैन जो है वो सिंकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो 44 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, पोस्त के पौधे के किस भाग से अफीम निकाली जाती है? पोस्त के पौधे के किस भाग से अफीम निकाली जाती है? अपरिपक्व संपुट का लेटेक्स से, शुष्क बीज से या शुष्क मूल से या शुष्क पत्तियों से? तो जो पोस्त के पौधे के जो अपरिपक्व संपुट का लैटेक्स भाग से अफीम निकाली जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न संख्या 46, निम्न में से कौन सा चरस प्रदान करता है? फाइकस रेलिजियोसा के मादा पुष्प, यूफॉर्बिया हिर्टा के नर पुष्प या कैनाबिस सटाइबा के मादा पुष्प या लूफा सिलेंड्रिका के नर पुष्प? तो निम्नलिखित में से कौन सा चरस प्रदान करता है? कैनाबिस सटाइबा के मादा पुष्प चरस प्रदान करते हैं, जो कि एक मादक पदार्थ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 47 है, अफीम हैल्यूसिनोजेनिक ड्रग है, प्राप्त होती है, यह विभ्रमकारी ड्रग है अफीम। ठीक है, तो ये पाइपेबर सोमनीफेरम से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला देखिएगा, कार्डेमोम बीज है एलेटेरिया कार्डेमोमम का। ठीक है, कार्डेमोम बीज है एलेटेरिया कार्डेमोमम का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लौंग होता है एक, तो ये क्या होता है? लौंग या देहाती भाषा में लोग लेवांग बोलते हैं, तो क्लब इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो लौंग होता है एक पुष्प कलिका, शुष्क पुष्प कलिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए आज की इस वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। तबीयत कल परसों से ही मेरी ठीक नहीं थी, अगले बार से क्लास को लंबा करने की कोशिश की जाएगी। बीच में अगर आपको कोई भी डिस्टर्बिंग लगा हो तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको लगा हो कि कोई प्रश्न हमने गलत बता दिया हो तो आप बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है,
कैसे संपर्क करेंगे? डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप का लिंक है, वहाँ से कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा आपको। और नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में ही लिख दीजिएगा कि सर आपने यहाँ पर गलत बता दिया है, ठीक है? तो आपको देखिए माफ़ी भी आपसे चाहेंगे क्योंकि 2-3 दिन क्लास नहीं हो पा रही थी। तो चलिए अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।